हेलो लर्नर्स। वेलकम टू सीएस स्कूल। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 का समरी करने वाले हैं। बहुत इजीली कंप्लीट करेंगे विद इन 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के आसपास होगा ये वीडियो। आई होप ये पूरा कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजीली आपको क्लिक हो जाएगा। ओके, सो बैंकिंग कंपनी, सबसे पहला बैंकिंग कंपनीज में मेजर एसेट क्या होता है? मेजर एसेट होता है लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, लोन्स एंड एडवांसेस में तीन तरीके के होता है। टर्म लोन होता है, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड होता है, कैश क्रेडिट एंड ओडी होता है। ओके, अभी इन तीन को हमें एसेट क्लासिफाई करना है। अभी एसेट क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ओके, द रीजन इज देर आर टू रीजन। वन इज इनकम रिकॉग्निशन के लिए एंड दूसरा है प्रोविजन बनाने के लिए। एक तो इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब कौन सा इनकम कैसे आएगा उसको प्रॉपर्ली अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज करने के लिए, दैट इज वन। सेकंड, प्रोविजंस। ऐसे थोड़ी है हर बार वो जो भी इनकम है वो प्रॉपर्ली वापस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई इनकम नहीं भी मिलता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है। सो उसके अगेंस्ट आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। सो इसके लिए हम लोग प्रोविजंस भी बनाते हैं। ओके, सो ये दो है मेन पर्पस। इसके लिए हम एनपीए क्लासिफाई करते हैं। ओके, एनपीए नहीं, सॉरी, असेट क्लासिफाई करते हैं। ओके, अभी असेट क्लासिफाई दो तरीके का होता है। एक होता है परफॉर्मिंग असेट एंड दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अभी नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है? जैसे आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट मिल जाएगा तो बाकी सब रेस्ट ऑफ दैट विल बी परफॉर्मिंग असेट। सो हमें देखना है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है। ओके, सो नॉन परफॉर्मिंग असेट तीन तीन चीजों में लगता है। टर्म लोन, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड एंड कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, जैसे कि ऑलरेडी बताया। सो टर्म लोन में जब आपका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो या दोनों ओवरड्यू हो 90 डेज से ज्यादा के लिए, सो तभी आपका एनपीए बन जाएगा। बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड, वहां पर भी बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड मोर देन 90 डेज है आपका ओवरड्यू हो, वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। लास्ट वन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है मोर देन 90 डेज से, सो उस वहां पर भी आप उसको एनपीए डिक्लेयर करेंगे। बट आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर बेसिकली जब आपका बैलेंस सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज्यादा आपने यूज किया हो, जब आपका बैलेंस ज्यादा हो, सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पावर से ज्यादा आपने लिया हो, तभी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। सेकेंड, आपका बैलेंस विद इन द लिमिट ही है, सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पावर के अंदर ही है, लिमिट के अंदर ही है। बट बट क्रेडिट इतना नहीं, आपने जितना आपने प्रिंसिपल या जितना ओवरड्यू लिया है उतना आपने क्रेडिट डाला नहीं है। ओके, तभी भी आपको आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। एंड और एक सिनारियो जहां आपका इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है उतना आपने वो एटलीस्ट उतना जो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट है उतना आपने क्रेडिट नहीं किया है, सो वहां पर भी आपका वो आउट ऑफ ऑर्डर बन जाएगा। डन। इन तीनों सिनेरियो में उसको एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। एनपीए जैसे डिक्लेयर होगा, अपना दो पर्पस है। वन इज इनकम रिकॉग्निशन। सो फर्स्ट पर्पस को देख लेते हैं। सो जैसे आपको मालूम पड़ गया एक पर्टिकुलर असेट परफॉर्मिंग असेट है, सो उसको एक्रूअल बेसिस में आपको रिकॉग्नाइज करना है। एंड जैसे आपको मालूम पड़ गया कि ये एक पर्टिकुलर असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है, सो यहाँ पर आपका वो असेट रिसिप्ट बेसिस या एक्चुअल बेसिस में आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये इतना भी आपने पढ़ लिया ना, इतना भी आपने पढ़ लिया, आई थिंक पूरा इनकम रिकॉग्निशन का 4-5 इलस्ट्रेशन आपका डन है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, एज पर टाइम एंड एज पर व्यू, दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है असेट को। ओके, दो तरीके के असेट को क्लासिफाई किया जाता है। एज पर व्यू देखते हैं। एज पर व्यू मतलब ऑडिटर्स व्यू। एज पर ऑडिटर का लग रहा है कोई असेट, ये असेट से आपको पैसा नहीं मिलेगा, सो उस असेट को लॉस असेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, दूसरा, जो नॉन परफॉर्मिंग एनपीए तक मतलब 90 डेज के अंदर ही है, ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर, ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर ही है, तो उसको स्टैंडर्ड असेट बोलेगा। उसको स्टैंडर्ड असेट, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, मतलब नॉर्मल असेट है, तो स्टैंडर्ड असेट बोलेगा। जैसे एनपीए बन जाएगा वो असेट क्या बन जाएगा? सब स्टैंडर्ड असेट बन जाएगा 1 साल के लिए। ओके, अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर एंड 1 ईयर टू 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर्स, ये सब बन जाएगा डाउटफुल असेट। इजी। नाउ रेट्स ऑफ प्रोविजनिंग दो था, एक हो गया इनकम रिकॉग्निशन हो गया। अभी प्रोविजंस देखते हैं। प्रोविजनिंग कैसे करते हैं?
सो स्टैंडर्ड एडवांसेस, सब स्टैंडर्ड एडवांसेस या सब स्टैंडर्ड असेट बोल सकते हैं आप, डाउटफुल एडवांसेस या डाउटफुल असेट्स, एंड लॉस एडवांसेस या लॉस असेट्स बोला जाता है। ओके, सबसे पहला आपको एक पूरा चार्ट, कंप्लीट चार्ट दिख रहा होगा, आई होप स्क्रीन में दिख रहा होगा, पूरा एक ही पेज में दिया गया ताकि आपको इजीली पढ़ पाए। ओके, इजीली पूरा एक कंप्लीट चार्ट, कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि आपको कितना प्रोविजन, कौन सा एसेट के अगेंस्ट आपको बनाना है। ओके, इजी। सो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड एडवांसेस। स्टैंडर्ड एडवांसेस में डायरेक्ट एडवांस दे रहे हैं, डायरेक्ट एडवांस दे रहे हैं एग्रीकल्चर या एसएमई को, डायरेक्ट एडवांस दे रहे हैं एसएमई या एग्रीकल्चर को। सो वहां पर सिर्फ 0.25% ही आपको प्रोविजन बनाना है। ओके, बट आप कमर्शियल रियल एस्टेट को एडवांस दे रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट को आप लोन्स दे रहे हैं, सो वहां पर 1%, पूरा 1% आपको, पूरा 1% आपको प्रोविजन लगाना है। एंड सेम वे कमर्शियल रियल एस्टेट को दे रहे, बट हाउसिंग सेक्टर में दे रहे, हाउसिंग सेक्टर में दे रहे, सो वहां पर थोड़ा कम, मतलब 0.75% आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, 0.75 आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लाइकवाइज अदर्स, बाकी सब लोन्स और एडवांसेस को वहां पर 0.4% आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड असेट के लिए है। स्टैंडर्ड असेट आई होप आपको याद है, स्टैंडर्ड असेट जो ड्यू डेट से 90 डेज तक, जो ड्यू डेट से 90 डेज तक है उसको स्टैंडर्ड एसेट ही बोला जाता है। ओके, नॉर्मल एसेट। सो मेजरली क्वेश्चन में 0.4 ही यूज किया जाएगा क्योंकि वहां पर बताए गए नहीं, सो आपको अज्यूम करना है अदर लोन्स एंड एडवांसेस एंड आपको 0.4% का प्रोविजन लेना है। ओके, नाउ सब स्टैंडर्ड एडवांसेस, सब स्टैंडर्ड एडवांसेस में सिक्योर्ड होगा, सिक्योर्ड होगा तो 15%, अनसिक्योर्ड होगा तो, अनसिक्योर्ड होगा तो 25%, 15% सिक्योर्ड के लिए, 25% अनसिक्योर्ड के लिए। अभी अनसिक्योर्ड है बट वहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया है, वहां पर आपका पास एस्क्रो अकाउंट है, सो वहां पर आपको थोड़ा कम करने बोलेगा, बोलेगा 20%। ओके, ना 15%, ना 25%, 20%। ओके, आई होप आपको समझा। सिक्योर्ड के लिए 15%, अनसिक्योर्ड के लिए 25%, एंड अनसिक्योर्ड एक्सपोजर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, जिसका पास एस्क्रो अकाउंट है, तो वहां पर 20% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नाउ डाउटफुल एडवांसेस, सो डाउटफुल एडवांसेस में अनसिक्योर्ड रहेगा तो, अनसिक्योर्ड रहेगा तो 100% आपको बनाना ही है, 100% आपको बनाना ही है। सिक्योर्ड पोर्शन है अप टू 1 ईयर, सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर, सो 25%, 1 ईयर टू 3 ईयर तक 40%, मोर देन 3 ईयर आपको 100% आपको प्रोविजन करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में विथ व्यू वाला मतलब लॉस एसेट या लॉस एडवांसेस, वहां पर भी आपको 100% आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नाउ बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर का दिया, ग्रीन कलर का दिया जो पिछले साल का है, जो पिछले साल में बिल डिस्काउंट किया बट उनका मैच्योरिटी पीरियड इस साल में है, सो एक्चुअल में वो पिछले साल का नहीं है मैच्योरिटी पीरियड। सो जो भी मैच्योरिटी पीरियड के बाद, सॉरी, जो भी फाइनेंशियल ईयर, जो ओपनिंग फाइनेंशियल ईयर डेट है उसके बाद तक, जो मैच्योरिटी पीरियड डेट तक जो भी एलिमेंट होगा वो इस साल में आना चाहिए ना, वो इस साल का इनकम है ना, एक्यूरल बेसिस में देखा जाएगा तो वो इस साल का इनकम है। सो आपको इस साल लेना है, पिछले साल क्या किया रहेगा, रिबेट ऑन डिस्काउंट क्या रहेगा, उसको इस साल आपको लेना पड़ेगा। ओके, बेसिकली जो भी पिछले साल का रहेगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, करंट ईयर का तो ऐड ही करना पड़ेगा। एंड जो मैच्योरिटी नेक्स्ट ईयर जा रहा है, जो मैच्योरिटी नेक्स्ट ईयर जा रहा है, जो मैच्योरिटी नेक्स्ट ईयर जा रहा है, जो इनकम मतलब जो फाइनेंशियल एंड डे से मैच्योरिटी पीरियड है, वो इनकम तो इस साल का नहीं है, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए। सो वैसे ही वहां पर आपको वो वाला इनकम जो भी है नेक्स्ट ईयर की इनकम है वो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऐड करना पड़ेगा, प्लस डिस्काउंट रिसिट करंट ईयर का भी ऐड करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग जो भी लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो रेड कलर में जो दिखाया दे रहा है स्क्रीन में, सो उसको लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज करना है। ओके, जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, सो जो भी ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर उसको आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, क्रेडिट करना है, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो आप जिसको भी ऐड करना है उसको डायरेक्टली क्रेडिट करना है टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट को। एंड जहाँ पर आपको लेस करना है, ओके, जहाँ पर बेसिकली जो क्लोजिंग है वो लेस करना है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट को
डेबिट करना पड़ेगा। आपको दिख रहा रहेगा ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर में जर्नल एंट्रीज। एक बार पढ़ लेता हूँ। रिबेट ऑन बिल्स, बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, ओके, ओपनिंग के लिए था। सेकेंड, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट क्रेडिट किया, क्यों, ऐड होने के लिए, बट अभी माइनस करना, अभी माइनस करना, तो वो क्रेडिट नहीं होगा, वो क्या होगा, डेबिट होगा। सो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट, ओके। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जर्नल जर्नल एंट्रीज है। आई होप आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लास्ट में जो भी डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट मिला है, मतलब जो भी बैलेंस है, बेसिकली जो भी बैलेंस है उसको आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, ये इनकम है। सो डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल क्रेडिट, क्योंकि पीएनएल में इनकम आ रहा है। डन, इजी है, बहुत इजी है। इसमें भी दो तीन इलस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ओके। नाउ बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन बहुत सिंपल सा अकाउंट है। दो अकाउंट बनेगा, एक बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट, ओके। ये इंटर इंटर अकाउंट बोल सकते हैं, ओके, जो मिरर इफेक्ट बनता है, मिरर इफेक्ट आते हैं ये दो अकाउंट में। सो असेट का ऑपोजिट लाइबिलिटीज, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट होगा, सिंपल है। सबसे पहला असेट है तो कुछ ना कुछ डेबिट बैलेंस होगा पिछले साल का, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, ओके। एंड कुछ इस साल भी तो होगा, कुछ इस साल भी तो आया रहेगा बिल्स फॉर कलेक्शन, सो इस साल के लिए टू बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट साइड, डन। अभी कुछ बिल्स हॉनर हुआ रहेगा, कुछ बिल्स डिसहॉनर हुआ रहेगा एंड कुछ पेंडिंग बिल्स होगा। सो बाय बिल्स फॉर कलेक्शन हॉनर्ड, बाय बिल्स फॉर कलेक्शन डिसहॉनर्ड, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सिंपल। अभी इसका ऑपोजिट आ जाएगा लाइबिलिटीज अकाउंट में, बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट, ओके। ये बिल्स फॉर कलेक्शन बनाते क्यों है, कोई आता है, कोई कस्टमर आता है, बोलते हैं कि मेरे बिहाफ में आप बिल्स कलेक्ट कर लो। सो हमें बिल्स कलेक्ट करना पड़ता है उनका कस्टमर से, एंड फिर उनको वापस भी तो लौटाना पड़ता है। जो भी बिजनेसमैन आपसे फैसिलिटीज लिए उनको वापस भी तो लौटाना पड़ता है। सो एक तरह से एसेट हो गया, एक तरह से लाइबिलिटी हो गया, इसके लिए हम ये दो अकाउंट बनाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। एंड इसको वाइसा वर्सा आपको बना के रखना है, ताकि इसके ऊपर आपको सिर्फ कमीशन, बेसिकली इसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, इसके लिए ये अकाउंट बनाना पड़ता है, ओके। नाउ एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, बेसिकली ये गारंटी होता है। सो गारंटी में किसी के अगेंस्ट आप गारंटी लेते हो, ओके, किसी के लिए आप गारंटी लेते हो, ऐसे बैंक आप गारंटी लेते हो। सो अभी यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा, यहाँ पर बनेगा अकाउंट एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, ओके। जनरल लेजर बनता है। सो गारंटी ऑफ कोर्स एक क्रेडिट होगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ पिछले साल का रहेगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके लिए भी एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट गारंटी किसके लिए भी, ओके। सो बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एक्सेट्रा, ओके, ये आपको बाय हार्ट करना है, ओके। ये वर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एक्सेट्रा, ओके, जो भी लाइबिलिटी इस साल करंट ईयर है वो लिख देने का क्रेडिट्स है। अभी यही चीज आपको लिखना है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस गारंटीज एंडोर्समेंट एक्सेट्रा। कब कब लिखना है ये, जब आप अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में आपने पे किया हो, या क्लाइंट ने खुद पे किया हो, या बैंक ने पे किया, बैंक ने हॉनर किया हो, ओके, या क्लाइंट ने फेल किया, मतलब क्लाइंट नहीं दे पाया, तो आपका गारंटी है ना, आपको देना पड़ेगा। सो ये सब सिचुएशन में आपको सेम चीज लिखना है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस गारंटीज एंडोर्समेंट एक्सेट्रा, एंड जो भी पेंडिंग रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बहुत सिंपल अकाउंट है, इसका भी दो तीन इलस्ट्रेशंस आ जाता है, बहुत सिंपल है। नाउ अभी आते हैं फाइनल अकाउंट्स, ओके। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, पीएनएल बनाना पड़ता है। सो शेड्यूल 16 शेड्यूल्स होता है, इसमें 16 शेड्यूल्स होता है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहला बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के लिए फॉर्म ए होता है, पीएनएल के लिए फॉर्म बी होता है। सबसे पहला फॉर्म ए देखते हैं बैलेंस शीट के लिए। सो कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड में कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा शेड्यूल 2, डिपॉजिट्स आएगा शेड्यूल 3, बोरोइंग्स आएगा शेड्यूल 4, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस आएगा शेड्यूल 5, ओके। एंड देन टोटल, फिर असेट्स में आकर देखेंगे तो कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई शेड्यूल 6, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7, and investment schedule 8, advances schedule 9, fixed assets schedule 10, other assets schedule 11,
ओके, एंड देन आपका असेट लाइबिलिटीज हो गया, देन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के लिए स्केड्यूल 12 एंड बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए सेपरेटली आप बना सकते हो। ओके, ये हो गया। नाउ पीएनएल का फॉर्मेट देख लेते हैं। पीएनएल का फॉर्मेट फॉर्म बी में आता है। फॉर्म बी में 4 पार्ट है, इनकम आता है, एक्सपेंडिचर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एप्रोप्रिएशंस आता है। सबसे पहला इनकम। इनकम में आता है इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम, जो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 में आता है, अदर इनकम शेड्यूल 14 में आता है। एक्सपेंडिचर एंड देन टोटल, देन पार्ट 2 एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16, एंड देन प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज आते हैं, टोटल कर सकते हो। एंड देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है करंट ईयर का। सो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर लिख सकते हो, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस बॉट फॉरवर्ड, जो पिछले साल से लाए हो वो भी लिख सकते हो। अभी इसका अप्रोप्रिएशंस करना पड़ता है, ट्रांसफर्स टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है, बेसिकली 25% रहता है, बट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखकर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, एंड देन ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई अदर रिजर्व्स भी है, गवर्नमेंट ने कुछ बोला अदर रिजर्व, सो वो भी क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रोपोज डिविडेंड नहीं आता है, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं आता है। एंड देन कुछ जो भी बचा है, ये ट्रांसफर करने के बाद जो भी बचे उसको बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, अभी बहुत सारे स्केड्यूल्स है इसमें बट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली 3 स्केड्यूल्स है जो मैंने आपको बताया गया है। ओके, शेड्यूल 9, शेड्यूल 13 एंड शेड्यूल 14 एंड 15 एंड 16। ओके, ये 5 शेड्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रेजेंटेशन जो पर्टिकुलर वे में दिया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ओके, नो ऑप्शन। ओके, आई नो चैट जीपीटी ये सारा इतना अच्छा हमारे पास असिस्ट होके भी, हेल्प होके भी आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, एट द एंड। नाउ शेड्यूल 9 एडवांसेस के लिए, एडवांसेस ओके 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी सीख चुके हैं। बिल परचेस डिस्काउंटेड होता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होता है, टर्म्स लोन्स होता है। ओके, इन तीन का क्लासिफिकेशन आपको मालूम है कैसे करना है। ओके, इन तीन को ऐड करोगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा। देन पार्ट मतलब एक सब सेक्शन या सब पार्ट बोल सकते हैं बी करके, उसमें आपको बनाना है सिक्योर्ड पार्ट, कवर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, कवर्ड, अनसिक्योर्ड। ओके, सो बेसिकली जो भी टोटल रहेगा उसमें से आपको बाइफर्केशन दिखाना है कि सिक्योर्ड, कवर्ड एंड अनसिक्योर्ड। क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि एक सिक्योर्ड पार्ट बता सकते हैं एंड कवर्ड पार्ट बता देंगे, सो आपको ऑफ कोर्स पता चल जाएगा अनसिक्योर्ड कितना है। ओके, सो बेसिकली कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया शेड्यूल 9। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्नड। सो इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल्स आएगा, मेजर इनकम है ये तो। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई, आरबीआई को आप रखते हो या इंटर बैंक फंड्स के लिए रखते हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो भी मेजर इनकम है या मेजर इंटरेस्ट अर्नड आएगा, शेड्यूल 13 में आएगा। एंड देन रेस्ट शेड्यूल 14 में आएगा। शेड्यूल 14 में क्या क्या आएगा? कमीशन आएगा, एक्सचेंज आएगा, ब्रोकरेज आएगा। ओके, प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग अदर एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड्स भी यहाँ पर शेड्यूल 14 में आएगा। अभी यहाँ पर प्रॉफिट तो दिया है बट जो भी लॉस होगा ना वो यहाँ पर शेड्यूल 14 से ही डिडक्ट करना है, यहाँ पर ही डिडक्ट करते हैं। लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ पर से ही आपको लॉस को डिडक्ट करना है। एंड देन जो भी नेट रहेगा वो शेड्यूल 14 के बाहर आपको अमाउंट लिखना है। आई होप यहाँ तक बहुत इजी था। नाउ शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। सो एक्सपेंस जो मेजर एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लोग आते हैं डिपॉजिट देते हैं, सो उसके बिहाफ में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो दैट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई और इंटर बैंकिंग बोरोइंग एंड अदर्स। ओके, एंड देन शेड्यूल 16 जो भी रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी रेस्ट मतलब लाइट, सैलरी, जो भी एक्सपेंसेस जो भी है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो शेड्यूल 16 में आ जाएगा। ओके, नाउ कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, आप एक बैंक को आपको एक
सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज आपको आरबीआई के साथ रखना है, दैट इज 4.5%। याद रखना 4.5% रखना पड़ता है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विद द आरबीआई। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वहां पर आपको 18% या जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा। ओके 18% ले लेना या अजम्पशन लिख देना। ओके सो 18% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली बैंक के साथ खुद के पास ही रखना पड़ता है इन एनी वेज लाइक कैश, इन वे ऑफ कैश डिपॉजिट, इन अनदर वेज। ओके एटलीस्ट 18% तो आपके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होना चाहिए, 4% आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। ठीक है, नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली बैंकिंग कंपनीज का, आप देखोगे फर्स्ट टॉपिक होता है ये कैपिटल एडिक्वेसी। इसका सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, बेसिकली जो रिस्की आइटम्स है वो इंटू 100 ये जाता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी कैपिटल फंड टायर 1 एंड टायर 2 या टीयर 1 टीयर 2 में बाइफरकेट किया गया है। जो टायर 1 बेसिकली परमानेंट नेचर का होता है, टायर 2 नॉन परमानेंट नेचर का होता है। इतना ही मैं बता सकता हूँ क्योंकि रेस्ट आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। ओके सो टायर 1 टायर 2 आप देख सकते हो, आप बुक में देख सकते हो, पढ़ सकते हो टायर 1 टायर 2 में क्या क्या आता है। एंड देन रिस्क वेटेड, हर एक का रिस्क के अगेंस्ट आपको एक सर्टेन परसेंटेज दिया गया है, उसके हिसाब से आपको सर्टेन वेट दिया गया है, उसके हिसाब से आपको रिस्क ढूंढना है। ओके एंड देन ये फॉर्मूला में आप पुटअप कर सकते हो एंड आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर। आई होप लाइक 20 मिनट्स के अंदर हो गया है। आई होप यू विल रिवाइज इट एंड बहुत सिंपल चैप्टर है। एंड इसके बाद ये समझने के बाद आप हर एक इलस्ट्रेशन कर सकते हो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट। Thank you.